हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने निशुल्क रूप से एमपीपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी की और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए हमने नए सिलेबस में जो भी नई चीजें ऐड हुई थी उनको खत्म किया। अब क्योंकि एग्जाम का समय निकट है, हमें बहुत ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही थकान के समय जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाएं, जब हमें ऐसा उबन लगने लगे कि बस अब आज के दिन का घुस चुका है दिमाग में, अब कुछ नहीं घुसने वाला है, तो ऐसी स्थिति में एमसीक्यूज लगाने चाहिए। और इसी क्रम को मैंने आप सब लोगों की सहायता के लिए 500 एमसीक्यू पर यूनिट की एक सीरीज शुरू की। खैर, अब उसकी आप सब लोगों को थोड़ी सी आवश्यकता नहीं है ऐसा लगने लगा है, क्योंकि आप सब लोगों को शायद रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। आप रिवीजन में लगे हुए हैं, इस कारण से एमसीक्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा कि ये अनुपयोगी सिद्ध होता है आप लोगों के लिए, तो हम इसे बंद करेंगे और मैं फोकस करूंगा कि मैं इस समय आपको और अच्छी कौन सी चीजों का रिवीजन करा सकूं, मैं उस पर ध्यान दूंगा। क्योंकि 500 क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ा एक टास्क होता है और हर दिन 500 नए क्वेश्चन बनाना, हर एक यूनिट से बनाना, हर एक टॉपिक को कवर करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर उसके लिए पीपीटी तैयार करना, फिर उसमें भी एक आध आंसर गलत हो जाए तो उसका एक हवा बने और उस हवे को आप कमेंट के रूप में उड़ाएं। खैर, ये सब चीजें चलती रहेंगी। चलिए, आज की जो 6th यूनिट है इसके एमसीक्यूज हम लगाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीटेशन हो, क्योंकि एक ही आदमी जब अलग अलग समय पर क्वेश्चंस बनाता है तो हो सकता है वो उन्हीं क्वेश्चन को महत्व दे जो उसके दिमाग में है कि ये महत्वपूर्ण है। तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10-12 क्वेश्चन हो सकते हैं जो 2 बार रिपीट हो गए हों, तो ऐसे में आपको निश्चिंत रहना है, वो महत्वपूर्ण है इसलिए 2 बार आया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। आप सब लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, अब आपको अपना मूल्यांकन नहीं करना है। हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप तो यहाँ आए हो, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत सारा ये मत सोचिए कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो फटाफट आंसर करते हुए इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। आयुष जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में कितने आयुष ग्राम स्थापित किए गए हैं? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कितने आयुष ग्राम मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। फटाफट आंसर बताओ। 75 आयुष ग्राम जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। 75 आपको याद रखना है कि आयुष ग्राम मध्य प्रदेश में बनाए गए। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में कितने वर्ष का रोड मैप हमने तैयार किया? आप सबको पता है कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2020 में लाए, 2023 में वो समाप्त हुआ, अर्थात 3 वर्षों का रोड मैप था जिसमें हमने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको याद रखना है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को फास्ट मूविंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले छोटे शहरों की सूची है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो ये क्षेत्र है नौराजाबाद। देखो, ऐसे क्षेत्रों के नाम कभी कभी आ जाते हैं, तो नौराजाबाद जो है ये कौन से जिले में पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सबको याद होना चाहिए, नौराजाबाद जो है वो उमरिया क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? उमरिया में पड़ता है। उमरिया जिले का एक क्षेत्र है। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर कर लीजिए। तेंदुओं की मध्य प्रदेश में संख्या है 3907। कितनी संख्या है? 3907। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश में कितने दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है? फटाफट बताइए कि मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को ने सूची में शामिल कर लिया है। अस्थायी सूची जो बनाया जाती है यूनेस्को द्वारा, उसमें 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वंचितों को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बैंक खातों को हम पहुंच नहीं दे पाए, नो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबको नहीं मिला, नो। तो नहीं मिला को हमने नो लिख दिया, और इस नो को मैं ऐसा नो लिख दूं तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो ये वाला नो बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा, इसलिए ऐसा बोला गया है।
और आगे बढ़ते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? जल्दी से बताइए। वैसे तो भारत का लिंगानुपात 943 है, लेकिन मध्य प्रदेश का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बहुत अच्छा लिंगानुपात बताया गया है जो कि 970 है। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया है? तो देखो, हाइड्रोजन अगर हम अपनी गाड़ी में डाल दें तो बहुत स्पीड से, बहुत खंड खंड करके भागती है, खड्डे खड्डे भी कूद जाती है। तो खड्डे कूद जाती है तो खंड खंड खंडवा हो जाएगा, खड्डे खड्डे कूद जाएंगे तो खड्डे खड्डे से खंडवा हो गया। आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाला मध्य प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर कौन सा है? जरूरत ही नहीं थी गंवारों को, तो गंवारों को मतलब ग्वालियर, तो वैक्सीन कितने दिन लगाई हमने? थोड़े से दिन लगानी थी, तो ग्वालियर हो गया, गंवारों ने लगा दी। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा अर्थात 1400 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, क्योंकि अभी ऐसे जिले में जहां पर जनरली इन सब चीजों की संभावनाएं कम है, वहां पर हमने ये स्थापना करने का प्लान बनाया। मुरैना में ये स्थापित किया जा रहा है। सामान्यतः मुरैना में ऐसी गतिविधियां कम देखी जाती है। देश का पहला ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी किया गया करने वाला राज्य कौन सा है? ऑब्वियसली ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला कौन सा राज्य है भाई? मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य आपको याद रखना है। और आगे आते हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित लाल टिपारा गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में बनाया जा रहा है? आपको याद रखना है। ग्वालियर में एक गौशाला है, क्या है? ग्वालियर। देखो ये क्या लिखा? ग्वाल में क्या करेंगे? ग्वाल क्या चराएगा? गौशाला या गो चराने वाले को क्या कहते हैं? ग्वाल। तो गौशाला बनेगी ग्वालियर वाली, याद रखना, लाल टिपारा गौशाला। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 2024 को बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? आप सबको याद होना चाहिए कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स इसकी थीम थी। ऐसी छोटी छोटी कुछ थीम्स हमें याद करनी है। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में मैं आपको सारी डेट्स याद करा दूं, क्योंकि ऐसा एक आध प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की पात्रता आयु क्या है? आप सबको याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ की जो पात्रता है वो 18 से 29 है। इस 1 को बढ़ाया 2 हुआ, 8 को बढ़ाया 9 हुआ, तो 18 से 29 हमने पात्रता रख ली। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया है? देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है, यहाँ अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। हमें याद रखना है कि वन सर्वेक्षण हिसाब से जो आंसर है वो बालाघाट है। ये एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ प्रश्न है। आगे मैं आपको 100 क्वेश्चन ऐसे भी करवाऊंगा जो पहले, अभी कुछ समय पहले हुई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या 4 है। भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है इन रामसर साइट्स के मामले में? तो अगर भारत में मध्य प्रदेश का स्थान देखा जाए तो भारत में रामसर साइट जो है वो मध्य प्रदेश में 4 है। कितनी है? और हमारा स्थान 6 है। आप याद रखना कि मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो 6ठा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 7 शहरों को शामिल किया गया और निम्न में से कौन सा असंगत है? ऐसा कौन सा स्मार्ट सिटी जो है वो हमें शामिल नहीं किया गया है? तो आपको याद रखना है, ये जो मतलब पिछड़े हुए जिले हैं जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, इनको स्मार्ट सिटी नहीं, इनको तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? सामान्य विकसित शहर बनाना पड़ेगा, फिर स्मार्ट सिटी पाएंगे। भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा सॉल्यूशन शुरू किया? तो भारत में ई कुबेर सॉल्यूशन शुरू किया गया है। याद रखना, इसी को फिर से घुमा करके मैं पूछूंगा, ई कुबेर सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई लॉन्च करेगी। आगे बढ़ते हैं, पूरे भारत में ग्रामीण भूमि स्वामी या भू अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अब याद रखेंगे, ग्रामीण भूमि के भू अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आगे बढ़ते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में आता है? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आते हैं अचीवर्स श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? अचीवर्स। तो ईज ऑफ डूइंग श्रेणी, डूइंग का जो सूचकांक है उसमें हम आते हैं अचीवर्स श्रेणी में। याद रखना, अचीवर्स श्रेणी में आते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, एसडीजे गोल 6वां नंबर था स्वच्छता और सफाई, जल के साफ स्वच्छ जल के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जो स्वच्छ जल है, देखो 6वां गोल है ना, तो 6वें में हमारा 8वां स्थान है। जोड़ना है इसको, अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको सारे गोल्स एक बार रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके दिमाग में चिपकाऊं, कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो जैसा हम चल रहे हैं वैसा चलने की आप भी प्रयास करें, ताकि देखो ये एमसीक्यू सीरीज आपकी सहायता के लिए लाई गई है। हमारे लिए बड़ा बहुत खतरनाक टास्क है कि एक दिन में 500 क्वेश्चन उस यूनिट से तैयार करना, रिलेवेंट भी हो, किसी का टिपना भी नहीं है,
ऐसे, क्योंकि टीपा टीपे टीपे में गलत प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि किसी और ने कुछ तो भी बनाया हुआ है। हमें तो मार्केट में किसी के प्रश्न जमते ही नहीं कि ऐसे कैसे कैसे किसी कोई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। वैसे भी 500 किसी यूनिट से अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट परिणाम के अनुसार नहीं आ रहा, आपको हम मदद नहीं कर पा रहे हैं इस सीरीज से, तो इसको बंद कर देंगे फिर आज से। चलिए आ जाते हैं, एसडीजे गोल में मध्य प्रदेश में कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है एसडीजे गोल में मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो 62 है। वर्तमान में 2022 का जो एसडीजे उसकी बात की जा रही है, 22-23 वाले की। मुख्यमंत्री कोदो कुटकी की खेती प्रोत्साहन सहायता योजना कब शुरू की गई। देखो कोदो कुटकी एक महत्वपूर्ण चीज है। कोदो कुटकी के लिए हमने बहुत सारी सहायता योजनाएं शुरू की, और उसमें 2020 में हमने कोदो कुटकी सहायता योजना शुरू की, और इसको भारत स्तर पर भी हमने श्री अन्न घोषित करके बहुत सारे अनेक प्रयास किए। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने कितने प्रतिशत हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त किया है। आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है मध्य प्रदेश में भी लागू है, और वहां हमने एक स्पेशल लक्ष्य रखा था 2100 हेक्टेयर का, कितनी जमीन को सिंचित करने का, 2100 हेक्टेयर जमीन को, जो कि हमने लगभग प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, सौदा पत्रक 1 का शुभारंभ किस लिए किया गया था। ये किया गया था कि मंडी व्यापारियों को किसानों से उपज खरीदने में मदद मिल सके और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। 2021-22 में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने लोगों को लाभ मिला है। आपको याद रखना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब होता है पीडीएस, और इससे 5,18,00,000 लोगों को लाभ मिला है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में जीडीपी का निर्माण क्षेत्र में योगदान कितना है। तो निर्माण क्षेत्र में का जो है हमारी जीडीपी में कितना योगदान है। सीधे तौर पर निर्माण माने आप समझते हैं भवन निर्माण, ऐसे जितने भी निर्माण है उनकी बात की जा रही है। 39 पॉइंट या लगभग 40% के आसपास योगदान है। आप 40% भी याद रख सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 का उद्देश्य क्या है। देखो नवीकरणीय ऊर्जा नीति का उद्देश्य बाजार से व्यापक पहल करना, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और ऊर्जा की, तो अर्थात सभी आंसर हो जाएगा, सारे इसके उद्देश्य हैं, आपको ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 का उद्देश्य क्या है। रोजगारों को के अवसर उपलब्ध कराना, एमएसएमई इकाइयों का विस्तार, अर्थात दोनों इसका उद्देश्य हो जाएगा। दोनों ही उद्देश्य हमने रखे हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन 2022 का उद्देश्य क्या है। देखो स्टार्टअप नीति का उद्देश्य है अकादमियों के माध्यम से संस्थागत बनाना और निवेशकों और हितधारकों दोनों को जोड़ना है। दोनों ही इसके उद्देश्य है, अर्थात दोनों आपको आंसर करना रहेगा, इसके दोनों उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल और जैव ईंधन नीति 2021 के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, किस ड्यूरेशन तक हमें ये कर लेना था। तो याद रखना है 2025 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि हम 20% जो है वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 2020-21 में कितनी आबादी पर ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अब यहां देखिए थोड़ा अंदर डीप जाकर के क्वेश्चन पूछ लिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पहले तो ये इसकी डिटेल याद हो कि 2020-21 में इसके तहत कितनी इकाई पर जाकर के हमें आबादी पर हमने रोजगार सृजन का प्रावधान रखा है। तो याद रखना 20,000 जो की आबादी पर हमने रोजगार सृजन का प्रावधान रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना में नोडल एजेंसी क्या है। ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है जो बहुत बार गलत होता है। देखो यहाँ पर उद्योग संवर्धन विभाग भी दिया है और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भी दिया है, तो आपका आंसर जो है वो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रहेगा। अगर यहाँ ये विभाग ना हो और समिति पूछी जाए तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे एक बार मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, लेकिन कुछ लोगों बच्चों को डाउट रहा, को याद रखना आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में किस मॉडल के तहत शहरों में स्ट्रीट लाइट जो है उनकी स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश में स्ट्रीट लाइट स्थापित करने के लिए हमने कौन सा एस्को मॉडल अपनाया है। कौन सा मॉडल अपनाया है, एस्को मॉडल अपनाया है। देखो बच्चों मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन चुनने की कोशिश करता हूं जो कि यूनिक हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको जनरली सामान्य रूप से पढ़ने में नहीं मिले, वो मैं आप तक इसलिए पहुंचा देता हूं ताकि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों का वो पॉइंट मिस रह जाए। तो कोशिश कीजिए कि इन वन लाइनर फैक्ट्स को आप एक बार पढ़ कर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
मिशन जनगण के तहत परिचय पोर्टल की स्थापना जो की गई है वो नागरिक सेवाएं देने के लिए की गई है। क्या क्यों की गई है? नागरिकों को एक जगह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो मिशन जनगण का उद्देश्य ही नागरिकों को एक स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं। नवीन स्वास्थ्य नीति के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 100 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य कब से कब तक पूरा करना है? आपको याद है कि इसी साल 2024 में हमें 100 तक लाने का लक्ष्य इसको रखा गया है कि 100 तक हम इस 2024 में इसको ला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लग एंड प्ले मॉडल, ये प्लग एंड प्ले मॉडल का उद्देश्य क्या है? प्लग एंड प्ले मॉडल का उद्देश्य होता है बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्या होता है? बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो याद रखना, बुनियादी ढांचे का विकास की जब बात होगी तो हमारे यहाँ जो यूज होता है प्ले एंड प्लग मॉडल या प्लग एंड प्ले मॉडल यूज होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यंत्र दूत योजना का उद्देश्य क्या है? अब यंत्र दूत योजना क्या है भैया? ये 1000 गांवों का मशीनीकरण करने की एक विशेष योजना है, जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण को बढ़ावा देंगे। तो 1000 गांवों में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना है यंत्र दूत योजना। 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है? तो अब याद रखना, एक व्यक्ति 1 हेक्टेयर, एक व्यक्ति 1 हेक्टेयर जमीन की उपलब्धता वर्तमान में बची रह गई है। और आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी रही? आपको भारत की बेरोजगारी दर पूछे और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर पूछे तो दोनों में डिफरेंस है। आपको याद रखना है, भारत की बेरोजगारी दर 6.5 है, जबकि मध्य प्रदेश की तो 1% से भी कम बेरोजगारी दर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुरक्षा देखी गई? अब यहां से मैं आपको 20-50 प्रश्न ऐसे करवा रहा हूं जो अभी फॉरेस्ट के एग्जाम में या एमपीपीएससी मेंस की एग्जाम में, फॉरेस्ट की मेंस एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में जो अभी 2-4 महीने 6 महीने के अंदर एग्जाम्स हुई है उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो याद रखना, अलीराजपुर जो है वहां पर जो सबसे ज्यादा गरीबी सूचकांक में सुधार देखा गया है। अलीराजपुर ऐसा जिला है जहां गरीबी सूचकांक में सबसे ज्यादा सुधार दिखाई देता है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 के अनुसार राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है या मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा है? आपको याद रखना है, अगर हम बिजनेस रिफॉर्म्स की बात करें तो वहां अचीवर्स राज्य बन जाते हैं हम, या हमें अचीवर्स राज्य का दर्जा दिया गया है। बिजनेस रिफॉर्म्स की बात करनी है केवल। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार निम्न से उच्चतम की जो व्यवस्था है वो कैसी है? आपको याद रखना है ABC, मैंने तो ऐसे याद रखा है ABCM। ABC कैसे? A फॉर अनिपुर याद हो जाएगा, B फॉर बैतूल याद हो जाएगा, C फॉर छिंदवाड़ा और M फॉर मंदसौर। तो ये क्रम जो है वो पूरी तरह से सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 3 योजना आई थी अभी कुछ समय पहले। आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजातियों के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग और व्यवसाय खोलने में ऋण की उपलब्धता कराना या कार्यशील पूंजी की उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य। 3 योजनाओं की तारीख 6 सितंबर 2022 एक साथ याद रख लेना अगर याद रह जाती है तो। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? ये पिछले एमपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्वालियर में एक समर्पित क्लस्टर है जो केवल ट्रांसफार्मर बनाता है। मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो याद रखना है कि ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध जो है वो रोजगार से है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना लाई गई। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का मध्य प्रदेश में प्रतिशत है 27.6। देखिए वैसे तो जनगणना जो है वो मध्य प्रदेश के इकोनॉमी वाले पोर्शन में नहीं आती है, लेकिन क्योंकि जनगणना भूगोल, मैंने ये जब जनगणना का जो टॉपिक है भूगोल में कवर होता है उसे हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते। इकोनॉमिक्स में हम केवल जनसंख्या लाभांश या ऐसी कुछ छोटी छोटी सी या मानव संसाधन विकास वाले पॉइंट्स को कवर करते हैं। जनसंख्या भूगोल का विषय वस्तु है, लेकिन क्योंकि भूगोल का टेस्ट मैंने नहीं लिया था तो मुझे ये 4-5 प्रश्न अच्छे लगे इसलिए मैंने डाल दिए हैं। अब याद रखें केवल ये हमें ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में मध्य प्रदेश की द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान ज्यादा रहा? तो द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन जो उत्पादन वाला जो भाग है या उत्पादन का जो हिस्सा है उसका सबसे ज्यादा योगदान रहा द्वितीय क्षेत्र में। अगर देखो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कृषि का होता है,
द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन वाले का होता है, क्योंकि इसमें तो उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण और भी बहुत सारी चीज आती है। और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र हो जाता है, तो सेवा क्षेत्र में परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, सब कुछ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सबसे ज्यादा है? तो आपको याद रखना है, आप सबसे ज्यादा जो कर है वो जीएसटी के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिलता है। जीएसटी सबसे ज्यादा कलेक्शन मध्य प्रदेश, मतलब हमारा जो टोटल राजस्व है उसमें जीएसटी का सबसे ज्यादा हिस्सा है, लगभग 80% पहुंच जाता है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधि में कार्यरत हैं, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग? तो आपने पढ़ा होगा कि लगभग 70% लोग मध्य प्रदेश के जो हैं वो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ क्योंकि 70 ऑप्शन नहीं है तो आप निकटवर्ती ऑप्शन लगा देंगे, 69.8 तो भी सही होगा, क्योंकि एकदम क्लोज वाले आंसर नहीं दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? अगर याद रखना है, गांव की बेटी योजना बड़ा अच्छे प्रश्नों में से एक माना जाता है ये, तो ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। कौन से विभाग द्वारा? मैं ऐसे 5-10 क्वेश्चन कवर करूंगा इस वीडियो में, जिसमें केवल हम योजना के विभाग की बात करेंगे। एक 10-15 क्वेश्चन होंगे जिनमें क्या हम योजनाओं के केवल और केवल क्या तारीख पर फोकस करेंगे। तो बेटी, जो गांव की बेटी योजना है, ये उच्च शिक्षा विभाग की योजना है। और आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले में क्या किया गया है? तो सिवनी का सीताफल खा लो। सिवनी का क्या खा लो? सीताफल खा लो। देखो, शिव की पत्नी को शिवनी कह दिया और राम की पत्नी को सीता कह दिया, तो एक ही बात हो गई, भगवानों की पत्नियों के नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखो, सबसे ज्यादा कम घनत्व कहाँ रहेगा? जब लोग डंडे से एक दूसरे को पीट पीट कर भगाएंगे, तो डंडोरी जो है वहां पर डंडे से पीट देने के कारण लोग भाग गए, तो जनघनत्व कम हो गया, तो डंडोरी जो है वो याद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, 2011 की जनगणना पूछा है इसलिए आप हरदा लगाएंगे, क्योंकि 2011 के बाद में फिर आगर मालवा बन गया और आगे बहुत सारे जिले बन गए, तो हमें उन पर फोकस नहीं करना। अगर वो 2011 की जनगणना बोलते तो फिर दिमाग लगाना बंद कर देना। आगे बढ़ते हैं। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में भैया, ग्लोबल स्किल पार्क। और आगे बढ़ते हैं। आयुध निर्माण खमरिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है भैया? तो जबलपुर में फैक्ट्री है खमरिया की आयुध निर्माण करने की। ये मैं 5, 10, 20, 50 क्वेश्चन वैसे करा रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए इन्हीं को कवर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। किसान अपना जो सामान है वो बेच सके, व्यापारी उसको खरीद सके, इसलिए ये लाया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कुल जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 21.1% जो प्रतिशत है वो जनजातियों का इसमें बना रखा गया है या है। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश इंदौर जिला का क्या चीज शामिल की गई है? तो इंदौर का आलू है। इंदौर में क्या है? आलू खा लो इंदौर में आकर के, तो याद रखना इंदौर में आलू है। कारखाना मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास कौन सी चीज का स्थापित किया जाता है? सीमेंट का। लोहे का क्या काम है? प्लास्टिक, सूती कपड़े, इन तीनों का ही कोई काम नहीं है चूने से लेकर के, तो चूना केवल सीमेंट के लिए है, तो केवल ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित है? नरसिंहपुर, हरदा, बुरहानपुर, ये तीनों ही इससे संबंधित नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर जबलपुर के आसपास वाले कोई जिला जैसे कि शिवनी की बात करता तो हमारा आंसर शिवनी हो जाता। 19 से 21 के मध्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 से 21 के मध्य, तो उस पर फोकस मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको फोकस करना है कि हमारा प्रश्न जो है वो ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है? तो इस फैमिली हेल्थ सर्वे में हमारी जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी बताई गई है? याद रखना 41.3 बताई गई। कितनी बताई गई है? 41.3। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घूम करके आ जाए कि है कितनी, अब कितना लक्ष्य हासिल कर लिया, तो 38 तक पहुंच गए हम, 3 और कम हो गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर कहां पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में भंवरकुआ चौराहे जहां आप पढ़ाई करते हैं उसके जस्ट पास में। चलो आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार इन सबको सुमेलित करना है। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 930 है, मध्य प्रदेश का 196 है, छत्तीसगढ़ का 154 है, उत्तर प्रदेश का 740 नहीं है भैया, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन गलत है, इनका मिलान नहीं हो रहा है।
अब देखिए यहाँ फोकस करना है 2011 की जनगणना नहीं है, 2001 की जनगणना है। तो ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है फॉरेस्ट एग्जाम में, तो ऐसी चीजें भी थोड़ी सी उटपटांग पूछ ली जाती है, ऐसे हम चुपचाप तुक्का मारना है क्योंकि हमें तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ टेबल बना लेना, 2011 का लिखना क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, एक ही औसत से सारी चीजें वृद्धि करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना कहां से शुरू की गई? तो मेरा गांव मेरा तीर्थ जो है वो हरदा से शुरू की गई। हर आदमी को, हर दा को हम लेकर के जाएंगे तीर्थ घुमाने, इसलिए हरदा से शुरू कर ली। सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर क्या थी? अब देखो यही क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया, तो हमारी जो शिशु मृत्यु दर 2020 की पूछी गई है वहां लगभग हमारी 45 के आसपास थी, मतलब 43 से ऊपर थी। क्या क्यों एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था एग्जामिनर ने। आपको ये याद रखना है, हमारा जो शिशु मृत्यु दर है वो लगभग 43 था उस समय। आगे बढ़ते हैं। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2022-23 में देखो अगर स्थिर भाव पूछा है तो आपको स्थिर भाव बताना है, प्रचलित मत बता देना। प्रचलित और स्थिर में अंतर होता है, प्रचलित बहुत ज्यादा होगा मतलब डबल होगा और स्थिर आधा होगा, तो 65,223 आपको याद रखना है। वहां तो फिर 1,40,000 पे पहुंच जाती कहानी। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना निम्न कथनों पर विचार करना है। शहरी क्षेत्र में कम महिलाएं साक्षर है श्योपुर में, और सबसे अधिक सिवनी में, ये पॉइंट सही है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, ये पॉइंट गलत हो गया भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8%, हाँ 51 पॉइंट से 60% बढ़ी हुई है। तो महिला साक्षरता 2001 में 51% थी, फिर 60 हो गई, तो इससे मतलब ये कि 8-9% बढ़ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएंगे और बाकी का ये जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई, कहां से शुरू की गई? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत जो है वो भोपाल से की गई है। अब देखो जैसे मैं बहुत स्पीड से आपको क्वेश्चन के आंसर करवा रहा हूं, सोच भी नहीं पा रहा हूं, हो सकता है कि ऐसे में कोई एक आध प्रश्न मैं भी गलत कर दूं। नो वन इज परफेक्ट हियर। एक भी ऐसा आदमी हो जो बोले कि मेरा 100 में से 100% सही है, वो मेरे सामने आए भैया। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती कर लेता है तो हमें उसको बोलना चाहिए कि सर आपने गलत कर दिया, प्लीज सुधार दीजिए, या इसको सुधरा हुआ स्वरूप आप हमें फिर से बताइए। उसको टोंट नहीं मारनी चाहिए ताकि उसका मोटिवेशन डाउन ना हो। 2 दिन से हम इसी प्रकार के कमेंट से जूझ रहे हैं, जहां एक आधी छोटी मोटी गलती हो जाती है। जैसे हमारे किसी शिक्षक ने ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते रबी की खरीफ में फसल में सरसों, खरीफ की फसल में सरसों हो गया, तो गलती से गलती हो गई होगी, ठीक है, उसको सुधार लिया जाएगा। और आप मैसेज पढ़ते नहीं है, उसमें सुधार लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? सिकल सेल एनीमिया मिशन का जो शुभारंभ है वो किस राज्य में किया गया है? आपको याद हो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, शहडोल जिले के मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। गांव की बेटी योजना अब भी मैंने पूछी थी, किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। और कौन से विभाग से जुड़ी हुई है? उच्च शिक्षा विभाग की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है, एशिया की जो पहली पेपर मिल है वो बुरहानपुर में शुरू की गई थी। कौन से जिले में शुरू की गई थी? बुरहानपुर में शुरू की गई थी, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो आपको 10वें यूनिट में खूब अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जहां पे 43 मिले, वहां पे आपको याद रखना है 43 और 46, इन दोनों का अंतर हमें याद रखना है, गड़बड़ी ना हो जाए अभी यहाँ, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें 46 ही आंसर करना है आपको। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपीएम एल्कलाइड प्रसंस्करण के लिए? तो एल्कलाइड फैक्ट्री हमारे यहाँ नीमच में है। कहां पर है? नीमच में है एल्कलाइड फैक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क के कुल भंडारण कितने हैं? बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते तो हमें थोड़ा सा खुशी होती है कि चलो भाई, जो असली में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है उसकी भी सुनी जाएगी, मतलब उसकी भी बातें मानी जा रही है। तो 23.64, देखो कैसे याद करोगे, 23.64 मिलियन टन। मेरा तो याद ही कराने का मन नहीं होता है अभी आजकल, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आप लोग एमसीक्यू की वन लाइनर फैक्ट को ही ज्यादा फोकस करें, बहुत सारा याद करने पर, रिवीजन करने पर फोकस करें। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? देखो दीन, फिर वही आ गई, ग्रामीण है, दीनदयाल अंत्योदय योजना लिखा हुआ है, तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसका मेन उद्देश्य है कि बीपीएल से जो बीपीएल से कम के जो लोग हैं उन मेन इसका प्रमुख उद्देश्य याद रखना, बीपीएल से नीचे के जो लोग हैं उनमें रोजगार सृजन कराना है, या जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके रोजगार सृजन की बात करता है। तो आपको याद रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन और निर्धनता के उन्मूलन के लिए ये लाया गया था। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम रोजगार स्थापित करने के लिए क्या क्या देती है। इस योजना में 1845 तक के उद्यमियों को ऋण दिया जाता है। इस योजना में मध्य प्रदेश न्यूनतम शिक्षा की जो उम्र है वो तो इसके संबंध में सही नहीं है पूछा गया है, हमें इस पॉइंट पर फोकस करते हुए ही आंसर करना है। तो ये 10वीं उत्तीर्ण वाला जो ऑप्शन है ये नहीं वाले में आ जाएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग में मुख्यमंत्री कल्याण योजना, कल्याण योजना जो दिव्यांग वाली है तो क्या आ जाएगा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना जो है वो दिव्यांगजनों के विवाह कराने के लिए कल्याण योजना लाई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात कितना है, आप सबको पता है सबसे ज्यादा बालाघाट में ही है और बालाघाट में 1021 जो है वो लिंगानुपात है। और आगे बढ़ते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी। अब देखो मैंने कहा था ना कि भारत की बेरोजगारी दर पूछे और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर पूछे तो बहुत डिफरेंस है। भारत की बेरोजगारी दर जहां 6.5 है तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर केवल 0.8% है। कितनी प्रतिशत है, 1% भी नहीं है, 0.1% है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब लाई गई थी, तो 2022 में लाई गई थी। कब लाई गई थी, उद्यम क्रांति ना तो हम उद्योग से क्रांति ला देंगे, ऐसी योजना लाई थी 2022 में। आगे बढ़ते हैं, भारत की कुल जैविक खेती मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, तो लगभग 45% से अधिक योगदान मध्य प्रदेश देता है। तो मध्य भारत के सभी राज्यों की सूची बनाई जाए तो उसमें हम प्रथम स्थान पर आते हैं। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के शासन द्वारा किस विभाग द्वारा संचालित है, तो आपको याद रखना है आहार अनुदान योजना जो है वो जनजातीय कार्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। अब देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्व विभाग की कौन सी योजना है। देखो लाडली लक्ष्मी योजना कौन चलाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन चलाएगा, महिला एवं बाल। तो अगला हो जाएगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये किसकी हो जाएगी, ये राजस्व विभाग की योजना हो जाएगी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। उद्यम क्रांति उद्योग विभाग चलाएगा, कन्या विवाह सामाजिक न्याय विभाग चलाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जिलों में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है। अच्छा चैलेंजिंग प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक कहां पर है, जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है हमारे यहाँ, जनजाति हो या सामान्य हो, बालाघाट में ही पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बालाघाट। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट आई। लिंगानुपात में गिरावट हमारे यहाँ कब आई थी भैया, 1961 से 67 वाला जो टाइम था उसमें मध्य प्रदेश का, मतलब मध्य प्रदेश तो 1956 में ही बना था। तो मध्य प्रदेश जब 1956 में बना तो उसके अगला जो दशक था 61 से 71 वाला, उसमें हमारे लिंगानुपात में बहुत गिरावट आई थी। मध्य प्रदेश के बजट 2019-20 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के का कितना प्रतिशत है। देखो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो लगभग कितना है, 3.34%, 3 से 3-4% तक हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो बनाया गया है या बनाए रखा गया है हमारे द्वारा, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक विकास केंद्र हिंगोना खुर्द मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा स्थान है हिंगोना खुर्द। ऐसे जो औद्योगिक क्षेत्र उनके बारे में आप याद रखेंगे, अभी उभरते हुए क्षेत्रों के रूप में मुरैना एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है और हिंगोना खुर्द जो है वो मुरैना जिले में ही पड़ता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों के नाम याद रहे। 2016-17 माह दिसंबर तक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग द्वारा मध्य प्रदेश के कितने रोजगार निर्मित किए गए, आपको याद रखना है लगभग 2.26 लाख रोजगार जो है वो इस एमएसएमई विभाग द्वारा स्थापित किए गए। 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन में कितना रहा है, को याद रखना 9.92 ट्रिलियन। कितना है ये, 9.92 ट्रिलियन जो है वो आपका सकल घरेलू उत्पादन जो है मध्य प्रदेश का रहा 2020-21 में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2021 में मिशन बोधि क्या है, मिशन बोधि का संबंध किससे है। देखो मिशन बोधि का संबंध है शिक्षा, बोधि बौद्धिक कर लो ना इसको, बोधि को थोड़ा सा बोधि को बौद्धिक कर लो। बौद्धिक चीजें किससे संबंधित होती है, तो शिक्षा से। तो क्या आंसर हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य आंसर हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कनेक्टिंग करके हमें याद रख लेना चाहिए चीजों को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे मूल प्रश्नों में से सतत विकास लक्ष्य 15 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। भाई सतत विकास लक्ष्य 15 में मध्य प्रदेश, देखो याद रखना एक ही ऐसा लक्ष्य जहां हमारा स्थान बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो 15 में हमारा जो स्थान है वो 2 है, दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क
के कुल भंडारण कितने हैं? तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन है जो सदैव हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। मैग्नीज के हमारे यहाँ भंडारण है 23.64 मिलियन टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो है वो स्थापित किए गए हैं? तो औद्योगिक विकास निगम की बात हो रही है, औद्योगिक विकास निगम शब्द पे फोकस करना। 7 हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक जरूरतों पर भी ध्यान देना, इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? देखो शक्कर उद्योग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो बुरहानपुर नहीं है, नरसिंहपुर नहीं है, हरदा नहीं है, सिवनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली, अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, यहाँ वैसे होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन जो है वो फिर आंसर सही हो जाएगा डी। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रहा है। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी? आप सबको पता है पेपर मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। रिपीट हो गया ये प्रश्न। मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? देखो हमारे यहाँ योजना बनाने का लिए योजना आयोग बनाया गया, लेकिन उससे पहले योजना बोर्ड भी बना दिया गया था। तो वो योजना बोर्ड और योजना के रूप में हमारे यहाँ कब स्टेब्लिशमेंट हुआ उस बोर्ड का? 1972 में, ताकि योजना बनाने में हमारा 7-2 ऐसा लिख दो तो 7-2 हो जाएगा। योजना बनाने में हमारा 7-2। आगे बढ़ते हैं। इंडस मेगा फूड पार्क कहां पर है? इंडस मेगा फूड पार्क है कहां भैया? बहुत सरल सा आंसर है। देखो इंडस का मतलब होता है इंडिया वाला, तो इंडिया में खरगोश पाए जाते हैं, तो खरगोन याद रख लेना, हमारे यहाँ खरगोश है। कोदो कुटकी उत्पादन किस जिले का एक जिला उत्पाद के रूप में चिन्हित नहीं किया गया? अभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, बच्चे 100% ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। और जैसे ही कोदो कुटकी देखते हैं आंसर जो उनके मन में घुसा रहता है, जैसे डिंडोरी, तो वो आंसर डिंडोरी कर देते हैं, क्योंकि सिंगरौली, अनूपपुर और इन तीनों ही जिलों का जो है उत्पाद वो एक कोदो कुटकी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उमरिया। क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करना, जहां नहीं पूछा जाता है वहां हमारा आंसर नहीं पे ही होना चाहिए। हमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? पहले नंबर पर राजेंद्र प्रसाद हो तो सारे लोग राजेंद्र प्रसाद चिपका के आते हैं, ये वैसे ही एक प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि उपकरणों को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? तो कृषि उपकरणों को विदिशा के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र स्कीम नंबर 54 अपने इंदौर में ही है। भारत में मुद्रा की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? देखो हमारे यहाँ अगर मुद्रा की बात हो गई तो हमारा आरबीआई आ जाएगा, और अगर वित्त की बात हो गई तो भारत की सरकार आ जाएगी। ये दोनों भारत सरकार, ये दोनों पॉइंट याद रखना। अलग अलग तरीके से घूम करके मैंने ये 3 बार इस प्रश्न को रिपीट कर लिया है, तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध है सीधा मुद्रा से। मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती है रिजर्व बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आगे बढ़कर किस नाम से जाना गया। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन में देश का स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? अब देखो भैया, तांबा उत्पादन हो या मैग्नीज उत्पादन हो या और जितने भी उत्पादन हैं वो सारे हो, हमारा जहां जहां पहला स्थान है उनके लिए एक कोड बनाओ, बाकी के जो स्थान है उनको उस चीज से लिंक कर लो। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताना, मैं खुद कराऊंगा फिर। तो आपको याद रखना है तांबा उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश बी समूह राज्यों में किस स्थान पर रहा? तो बी समूह में तो हम पहले स्थान पर रहे, खैर रहे बी समूह में थे लेकिन पहले स्थान पर। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सबको पता है 17 एसडीजी लक्ष्य हैं अपने यहाँ। कितने हैं? 17। और आगे बढ़ते हैं। भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का स्थान, कृषि भूमि के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? देखो कृषि भूमि के क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है? पहला स्थान आता है। पहला स्थान आता है क्या? हाँ, कृषि भूमि, जैविक खेती की बात हो रही है। पूरे भारत में जितनी जैविक खेती होती है उसका लगभग 46% तो जैविक खेती हमारे यहाँ होता है। तो जैविक खेती के लिए हमने अनुसंधान केंद्र मंडला में स्थापित कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले का उत्पादन लकड़ी का फर्नीचर हमें कहाँ रख देना चाहिए भैया? छत पर रख देना चाहिए। छतरपुर आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर आगे बढ़ो।
भारत सरकार द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? नीरज कुमार गुप्ता समिति। तो इसी को कभी कभी लिख दिया जाता है एन के गुप्ता समिति, तो भूल मत जाना, ये एन के गुप्ता समिति कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता था? अभी कुछ दिन पहले पूछा गया प्रश्न है, जमशेदजी ईरानी। बहुत सारे लोगों ने गलत किया। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? आपको याद रखना है, एसपी गुप्ता जो समिति थी उसने इंडिया विजन 2020 तैयार किया है। किसने तैयार किया? एसपी गुप्ता समिति ने। भारत सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखो भारत का मैप बनाओ, बड़ा सरल पड़ेगा। अब ये मैप बना लिया तो सरल है, नहीं बनाया तो दिल्ली को जोड़ेगा मुंबई को जोड़ेगा चेन्नई को जोड़ेगा कोलकाता और फिर दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर मैप नहीं बनाया होता तो कठिन पड़ता। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? देखो विदेश व्यापार नीति से संबंधित कौन सा मंत्रालय होगा भैया? अपना विदेश मंत्रालय होगा। कौन सा मंत्रालय होगा विदेश व्यापार से संबंधित? विदेश मंत्रालय। ये ऐसे प्रश्न ऐसे हैं जो याद तो रखने हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ हलबची मचा दे, तो क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस करना। अधिकांश बच्चों ने मान लिया होगा कि विदेश मंत्रालय, अगर ये इसका आंसर विदेश मंत्रालय होता तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार। तो अब यहाँ क्या फोकस करना है? इस व्यापार शब्द पर। व्यापार जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका आंसर गलती से भी आप विदेश मंत्रालय लगाकर मत आना। ऐसे बहुत सरल प्रश्न होते हैं जो सरलता होने के बाद कठिन हो जाते हैं, हमको फेल कराते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? रुपए का अवमूल्यन 1949 में पहली बार किया गया था, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना जब मध्य प्रदेश बना तब हुई, तो 1956 में मध्य प्रदेश बना। तो खादी एवं ग्राम उद्योग भी कब बना? 1956 में बना। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार से संबद्ध है? सेंसेक्स इसका सूचकांक है, बीएसई है, निफ्टी है, तीनों इसके सूचकांक है, लेकिन इसका जो मूल अवधारणा है वो सेप्स कहलाती है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडबी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। 1990 1 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब होता है आरआरबी, मतलब रीजनल रूरल बैंक। आपको याद रखना है, गांधी जयंती के दिन स्थापित हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुआ? गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, उसी को पूरा करने में एक उद्देश्य ये भी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कुल नए देशों के को जो कितने ग्रुप शामिल किए गए हैं? तो 6 जो देशों के को ग्रुप में बनाया गया, तो 6 याद रखना, 6 में शामिल किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? G20 शिखर सम्मेलन आपको सबको पता है, बड़े हो हल्ले के साथ हमारे देश में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऐसे प्रश्न कभी गलती से गलत ना हो पाए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना आपको याद होना चाहिए? ये दिव्यांगजन सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सहायता योजना या कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब शुरू की गई? अब देखो, हमने महिलाओं की शादी तो करा दी, लेकिन कन्याओं के अभिभावकों का भी संरक्षण करना है। तो कन्याओं के अभिभावकों का संरक्षण करने के लिए कन्या अभिभावक संरक्षण योजना कब आई? 2013 में आई थी। तो याद रखना 2013, ये हमने कन्याओं के अभिभावकों को पेंशन देने की स्कीम बनाई है। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो किसान कल्याण योजना, जो किसानों को पैसे दिए जाते हैं वो राजस्व विभाग द्वारा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है भैया? तो ये देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो जैसी कोई योजना अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि ये हमने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो मूल रूप से इसका जो आंसर हो वो उलझना मत, बड़े बड़े आंसर बड़ी बड़ी लाइनें लिख दे तो भी रोजगार ही आपको याद रखना है। आहार अनुदान योजना किसकी है? जनजाति कार्य विभाग की। 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए ना, 2-3 अलग अलग सोर्स से क्वेश्चन उठाए हैं, पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और मैंने भी इसको डाल दिए तो 2 बार हो गए हैं। एमपी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी कब आई थी भैया? इंक्यूबेशन और स्टार्टअप, तो इंक्यूबेशन और स्टार्टअप योजना जो है हमारे मध्य प्रदेश में वैसे तो 2017 से इंप्लीमेंट हुई, लेकिन 2017 के पहले 2016 में बन चुकी थी, इसलिए आंसर 2016 होगा। मतलब उसका लागू होने का साल अलग हो सकता है। 2017 से आरंभ की गई सौभाग्य योजना, इससे एक प्रश्न याद हो जाएगी, सौभाग्य योजना कब आई थी? 2017 में। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भैया? तो कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रक्षा और कानून और न्याय।
तो एक बार सौभाग्य, एक बार शब्द को जोड़ करके देखो कि सौभाग्य योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो अगर किसी के यहाँ लाइट दिन भर चलती रहती है तो उसका बहुत बड़ा भाग्य हो जाता है, तो याद रखना विद्युत मंत्रालय से संबंधित है सौभाग्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पिल्लू खेड़ी, पिल्लू खेड़ी कहाँ है? पिल्लू खेड़ी एक जो हमारे 26 औद्योगिक केंद्र है उनमें से एक पड़ता है, और ये पिल्लू खेड़ी जो है वो राजगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पिल्लू खेड़ी राजगढ़ में पड़ता है। पनेरी पन्ना में पड़ता है, मनेरी मंडला में पड़ता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय है? क्या है भैया ये नार्दर्न कोल्डफील्ड? कोल्ड से आपको कोल फील्ड से समझ में आ रहा होगा कि कोयले की खदानें हैं, तो कोयले की खदान मध्य प्रदेश के लास्ट कॉर्नर सिंगरौली में ज्यादा है, तो कोलफील्ड्स का जो मुख्यालय है वो सिंगरौली में आंसर हो जाएगा। देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ बनाया गया? हमने झाबुआ में बना दिया भैया पहला शोध संचार केंद्र। मध्य प्रदेश में पंख अभियान, तो पंख अभियान याद रखना लड़कियों से संबंधित है, और 24 जनवरी को महिला बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 2021 को हमने पंख अभियान की शुरुआत की थी, याद रख लेना। 24 जनवरी तारीख याद रखोगे तो साल अपने आप सेट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया गया? देखो मदर मिल्क बैंक मतलब महिलाओं का जो बच्चे होते हैं जिनको मम्मी का दूध नहीं मिल पाता उनके लिए है। तो इसकी जो सबसे पहली ब्रांच है वो मदर मिल्क की भोपाल में खोली गई थी, लेकिन वो केंद्र सरकार की, आपको आंसर करना है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश शासन की ओर से नर्मदापुरम में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई? मध्य प्रदेश 1956 में बना, पहली जनगणना 1961 में होगी मध्य प्रदेश की। और आगे बढ़ते हैं, नर्मदा प्रगति पथ की कुल लंबाई कितनी है? अब भैया नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई 6, 7, 8 ऐसी याद रख लो तो याद हो जाएगी। तो 6, 7, 6 इसका आंसर होगा। 2 किलोमीटर उसमें से कम कर लो, याद रख लेगा, ब्राउन फिगर है। सतत विकास का आधार क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। क्या है? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। आर्थिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, पर्यावरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्य के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है? हमारे यहाँ सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग है। क्या है भैया? नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभा किरण योजना कब प्रारंभ की गई? प्रतिभा किरण योजना, देखो प्रतिभा की किरण कब आती है? जब हम मतलब जो कोई भी बच्चे में प्रतिभा कब आती है? जब वो 18 साल का हो जाता है। तो आइए 4 सितंबर 2018 को प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत होती है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि कर्मण्य अवार्ड कितनी बार प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण्य अवार्ड भैया 7 बार प्राप्त हुआ। कितनी बार? 7 बार। एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी किसका है? तो कोदो कुटकी जो है वो मंडला का है। आगे बढ़ते हैं, दस्तक अभियान किससे संबंधित है? दस्तक अभियान बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित है दस्तक अभियान, उनको लूज मोशन ना हो जाए या उनको उससे रिलेटेड जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी बीमारी को दूर करने के। वन नेशन वन कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब प्रारंभ की गई? देखो वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत हमने की थी 2000, विशेष रूप से याद रखना 9 जून, ये तारीख याद रख लेना, 9 जून की तारीख ना भूले क्योंकि साल तो फिर भी कवर हो जाएगा। सॉरी 9 जून नहीं, 9 अगस्त है। 9 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1900। तो वन एक कैसे याद रखोगे? एक राशन एक कार्ड, वन नेशन एक देश एक कार्ड वाला योजना। तो एक देश में एक कार्ड चलेगा? नहीं चलेगा। तो नहीं से 9 याद हो गया। तो 9 को हमने 9 अगस्त को 8 लिखा, तो 9 और 8 19, हमने वैसे होता 17 हमने याद कर लिया। मध्य प्रदेश मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? देखो मृदा स्वास्थ्य की देखरेख के लिए हमने 2015 से कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तारीख वारीख याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। फरवरी 2015 इसका मूल आंसर होगा। एसआरएस रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार एमएमआर, एसआरएस क्या होता है? सैंपल सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ये नाम का जो संस्था होता है वो एमएमआर या जो बच्चों के या हमारी जो सामाजिक क्षमताएं होती है उनसे संबंधित आंकड़ों को प्रसारित करता है। तो एमएमआर कितना करने का लक्ष्य? एमएमआर का मतलब होता है मातृ मृत्यु दर। तो हमने मातृ मृत्यु दर का एसएसआर के हिसाब से लक्ष्य रखा है 110। अगर यही क्वेश्चन स्वास्थ्य नीति का पूछ लिया जाए तो आंसर फिर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब मातृ मृत्यु दर को 100 करने का लक्ष्य। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जन्म के समय लिंग का अनुपात कितना है? भैया जन्म के समय लिंग का अनुपात हमारे यहाँ याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 970 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 970। और अगर यही पूछ लिया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात कितना है तो फिर मध्य प्रदेश की स्थापना वाला 956 लाओ। 1956 था ना, तो उसमें से पीछे के 3 शब्द निकाल लिए, 1956 का 956। सीएम राइज स्कूल योजना कब प्रारंभ
कब प्रारंभ की गई? देखो हमारे यहाँ सीएम राइज स्कूल कब बनने शुरू हुए? हमारे यहाँ सीएम राइज स्कूल बनना शुरू हुई एक एक जन को शिक्षा देने के लिए, एक एक जन को शिक्षा देने के लिए 2021 में शुरू हुए। तो एक एक जन से 11 जन, जून याद हो जाएगा, तारीख याद करा रहा था मैं इनडायरेक्टली आपको। मेघावी छात्र संवर्धन योजना कब प्रारंभ की गई? छात्रों का संवर्धन करना है क्या? तो पूछा गया है कि छात्रों का संवर्धन करना है क्या, तो आंसर मिला नो। क्या करना है? क्योंकि छात्र अगर अकलमंद हो गए तो युवा शक्ति जाग जाएगी। तो 2009 में शुरू हुई छात्र संवर्धन योजना, 2009। छात्रों का संवर्धन करना है, नहीं करना है, नो। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क विद्युत क्षमता कितनी है? 600 है, 600 मेगावाट है उसकी फ्लोटिंग संयंत्र की क्षमता, याद रखना। सो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का ओम से ये जो 3 है ना, इसको डबल कर दो, 3 गुणित 2 कर दोगे तो 6 बन जाएगा, 600। ऐसे कैसे भी अपने आप को कनेक्ट करना है उससे। सौभाग्य योजना, अभी बताया ना, सौभाग्य योजना जो उसका संबंध किससे है भैया? तो बिजली से संबंधित है। सौभाग्य योजना आई कब? तो सौभाग्य होता है बच्चे का जब वो 18 साल का हो जाता है, तो याद रखना उसका भाग्य जागता है, क्योंकि उसका अभी तक तो वो बच्चा था, भगवान तो बच्चा तो भगवान का रूप होता है। फिर इंसान का भाग्य कब जागेगा? जब वो 18 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? याद रखना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1900। आईसीएआर की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग का गठन कब किया गया? याद रखना तारीख तो सब लोगों को याद होगी कि 1972 है, लेकिन यहाँ हमको याद रखना है तारीख, मतलब मूल मुद्दा तारीख का है। 24 अक्टूबर 1972 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कब बना था? तो अटल बिहारी वाजपेयी नीति विश्लेषण संस्था की शुरुआत जो है वो 2007 में की गई, ये पॉइंट याद रख लेना। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आनंदम केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और कहीं नहीं मिलता है आनंदम केंद्र, केवल मध्य प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा 172। जो भी खतरे में है उनको 2 4 झापड़ दो, 17 में 2, तो 17 खतरा होता है, तो 17 को 2, खतरा पे 17 पे 2, मतलब पवित्र इंद्र सागर, रुद्र सागर। तो देखो हमारे मध्य प्रदेश में रुद्र 2 स्थान पर है, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो ओमकारेश्वर छोड़ो, महाकालेश्वर पकड़ो, उज्जैन में हो जाएगा रुद्र सागर झील, याद रख लेना। रुद्र सागर झील कहाँ है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मूल उद्देश्य तो अभी हमने इस पर बात कर ली है कि ये योजना जो है वो मैं इस विभाग द्वारा भी है, सभी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग द्वारा लाई गई है। 18 से 45 तक के लोगों को ऋण देती है और 7 वर्ष में 3 वर्ष का ब्याज जो है वो अनुदान के रूप में माफ कर दिया जाता है। अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है। अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के, देखो लिखो अटल भूजल 1 2 3 4 5 6, तो कितने जिलों में कर रहे होंगे हम? 6 जिलों में कर रहे हैं। तो ऐसे है ना, चीजें याद रह जाती है क्योंकि खूब सारी चीजें पढ़ते हैं ना हम, तो ऐसे कनेक्ट किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयन राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस स्थान पर उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बना भैया? देखो हमारे यहाँ जो गैर राज्य है उनकी सूची, मतलब गैर हिमालयन राज्य है, उसमें हम आते हैं तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर आते हैं। कौन से नंबर पर आते हैं? गैर हिमालयन राज्य। हिमालय वाले राज्यों की तो हम तुलना कर ही नहीं सकते मध्य प्रदेश से, वहां तो पानी ही पानी है। मध्य प्रदेश में रामसाइट साइट कन्वेंशन द्वारा जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश के कितने वेटलैंड्स को शामिल किया गया? तो अब यहाँ होशियार चंद कुछ लोग 4 आंसर करेंगे, जबकि एक जो है वो हमने पहले से घोषित कर लिया, तो 2022 में 3 हुए टोटल। अब मध्य प्रदेश में 4 हो गए। पूरे भारत के राज्यों की सूची अगर बनाई जाए तो मध्य प्रदेश का 6वां स्थान आता है रामसर साइट्स की सूची में। आगे बढ़ते हैं। किस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के हरित क्षेत्रों में वृद्धि करने हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित करने की शुरुआत हुई? आपको याद रखना है अंकुर अभियान एक ऐसा अभियान रखा हमने जिसके माध्यम से हमने क्या किया, जन भागीदारी से पर्यावरण को बचाने या पेड़ लगाने का प्रावधान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया? देखो बांस हमको अपने मन में, अपने मुंह में से कभी बांस नहीं आती, दूसरों की। तो तेरे मुंह में से बांस आती है ना, मेरे मुंह में से नहीं आती, तो 13 हो जाएगा। तो 2013 में बांस मिशन हो जाएगा, तेरे मुंह से आती है। चलो, सेंटर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाफ परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स की स्थापना कब की गई? हमारे मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी का विकास अभी हम दिनों दिन करते जा रहे हैं। 1997 में हमने इस संस्था की स्थापना कर ली थी, लेकिन वर्तमान में ये बहुत उपयोगी संस्था के रूप में है, इसलिए याद रख लेना। अभी इनके नाम करंट अफेयर्स में सुनने में आते हैं।
योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन शून्य रोकथाम या उनको बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार है? तो सुमन नाम से एक अभियान शुरू किया गया ताकि जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको एकदम शून्य रूप से शून्य किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? आपको याद रखना है 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना चालू की गई थी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के फिर दो हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इसी टाइम पे 12 अप्रैल की ही तारीख है, 12 अप्रैल 2005 को ही ये भी शुरू हुआ और इसी के अंतर्गत ये शुरू हुआ जननी सुरक्षा योजना। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 कब लागू किया गया? भैया लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 था तो 10 में ही लागू हुआ, लेकिन 10 में किस तारीख को लागू हुआ आपको ये बताना है। तो जो लोक सेवा गारंटी है वो 18 अगस्त 2010 को लागू हुआ था, याद रखना 18 अगस्त की तारीख को। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 18 अगस्त को ये हुआ। मध्य प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कब शुरू किया गया? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है क्या भैया? जब आदमी की 12 बज जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही काम करे, क्योंकि यूं तो काम कर करके दस्तावेज इकट्ठे कर करके 12 बज जाएगी तो 12 बजेगी तो 12 बजेगी मतलब 12 बसे 2012 में ई डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश जन सेवा परियोजना कब शुरू की गई? जन सेवा परियोजना क्या है भैया? जन सेवा मतलब लोगों की सेवा करने की, तो दिसंबर 2020 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2020 में। और आगे बढ़ते हैं, एसपी रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपको काउंट करा रहा हूं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया। मेरे एक सहयोगी द्वारा इनमें से कुछ क्वेश्चन बनाए गए, उनको विशेष रूप से धन्यवाद है इसके लिए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? देखो क्या पूछा है, राज्य वन विकास निगम, वनों का विकास करने वाला निगम कब बनाया गया? 1975 में बनाया गया। तारीख याद रख लो, 24 जुलाई 1975 को बनाया गया। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में बाघों की 785 संख्या कितनी है? 786। ऐसा होता तो ज्यादा आसानी से याद होता है, क्यों? क्योंकि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लेकिन यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा एक कम, 785। आगे बढ़ो, जयंती, रोहू, मंगूर, ये किसकी प्रजातियां हैं? ये सब मछली की प्रजातियां हैं, मछली की विभिन्न प्रजातियां हैं जिसमें रोहू इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ किया गया भैया? स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में 25 जून को प्रारंभ किया गया था। तो कौन सी तारीख है? 25 जून की तारीख हमें याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने अटल टिकरिंग लैब हैं? अटल टिकरिंग लैब है 601। कितने हैं हमारे यहाँ? 601, 601। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप 2023 कब लाया गया था? नवंबर में लाया गया था। कब लाया गया? 12 नवंबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान फिल्म महोत्सव अगस्त 2022 में कहां आयोजित किया गया? विज्ञान फिल्म महोत्सव हमारे भोपाल में आयोजित किया गया था, याद रख लेना, भोपाल में आयोजित किया गया। और आगे बढ़ते हैं, 30 जून 2022 तक मध्य प्रदेश के स्टार्टअप की कुल संख्या कितनी थी? हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की संख्या भी याद रखनी है। 2022 में 22 जून के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्न जनरली मैं नहीं बताता हूँ। 409, क्योंकि ये मतलब थोड़ा से समय में चेंज होने वाले प्रश्न है। जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर्स की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इंक्यूबेशन सेंटर हमें याद रखना है, जितने मुंह में दांत है उतने इंक्यूबेशन कर लो। 32 इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो देखो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लाया गया था? वैसे 2014 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 में, 25 सितंबर 2014 को। तो आप साल भी याद रखते तो आंसर हो जाता, 2014 25 सितंबर को लाया गया था। सीएम उद्यम क्रांति योजना 2022 में लाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 2022। उद्यम क्रांति योजना कब आई? 2022 में 5 अप्रैल को। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब आई थी भैया? स्टार्टअप पॉलिसी आई थी फरवरी में। कौन से? 2022 25 फरवरी को। कब आई थी? 25 फरवरी 2019 को, सॉरी 2022 को लाई गई थी, लेकिन फरवरी का डेट मुझे याद है। 25 फरवरी या 23 फरवरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप क्लियर कर लेना। 23-24 फरवरी या 25 फरवरी, आंसर 25 फरवरी है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? आप सबको पता है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का स्कोर, पिछले वाले सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें 62 है।
और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, तो बालक बालक कब तक रहता है, जब वह 14 वर्ष का ना हो जाए तो बालक बालक रहता है, तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राज्य में 2016 में स्टार्टअप नीति शुरू की गई, इसे किस वर्ष संशोधित किया गया। तो 2016 में जो स्टार्टअप नीति लाई गई थी उसे किस वर्ष में, तो 16 वाली जो स्टार्टअप नीति है उसको 3 साल बाद 2019 में संशोधित किया गया। तो स्टार्टअप नीति 2016 की है, 17 से लागू हुई, 19 में फिर संशोधित कर दिया। धूमा औद्योगिक परियोजना कहां पर है, ये जो क्षेत्र है धूमा औद्योगिक परियोजना आपको याद रखना है, ये रीवा जिले में पड़ता है। कौन सा, ऐसे औद्योगिक के क्षेत्रों के नाम पूछे जाते हैं। एक स्पेशल बात बताऊं, जो नए जिले बने हैं उनके औद्योगिक क्षेत्रों के नाम जरूर रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भैया, तो मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो बनाए गए हैं। बुवाई की कृषि पद्धति रेज एंड फेरो का संबंध किससे है, ये रेज एंड फेरो जो है वो कृषि में सोयाबीन से संबंधित है, या सोयाबीन के मूल रूप से जुड़ती है। आहार अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में, अरहर अनुसंधान केंद्र। अरहर को मैं अगर हर पढ़ लूं तो हर का शोर हर घर में, सीहोर में है। देखो वैसे भी वहां के एक पंडित जी ने सब आदमी के घर में हर महादेव पहुंचा दिए, वहां के एक मिश्रा जी हैं उन्होंने पहुंचा दिए। फिर विशेष रूप से आपको सीहोर याद रखना है, हर महादेव कर लो। ये मैं केवल जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, और बाकी किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है भैया, पहले ही बता चुका हूँ, मंडला में है हमारे यहाँ जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र। मुस्कान प्रोजेक्ट, देखो जब हमारे मुंह पे मुस्कान आती है तो 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत दिखते हैं, तो 2 ऊपर के दांत और 2 नीचे के दांत, तो 2 और 2 मतलब 2022। तो मुस्कान प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में लाया गया। और आगे बढ़ते हैं, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखो 43वां आसियान जो शिखर सम्मेलन है आप सबको पता है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए फटाफट। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत एमनेस्टी योजना लाई गई थी। एमनेस्टी योजना किसके लिए लाई गई थी भैया, निर्यातकों के लिए लाई गई थी। ऐसे लोग जो निर्यात करने में को बढ़ावा देते हैं उनके लिए लाई गई एमनेस्टी योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी की स्थापना कब की गई थी। आप सबको पता है कि एलआईसी की स्थापना तो 1956 में की गई थी, लेकिन तारीख इंपॉर्टेंट है, तारीख पूछी जा रही है। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, ऐसी तारीख भी याद रखना है। सारथी मोबाइल ऐप कौन लाया, सारथी सेबी का मोबाइल ऐप है। किसका है, सेबी का सारथी, SEBI सेबी का सारथी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की समिति कौन सी थी, या किस समिति की सिफारिश पर ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाई गई थी, तो नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, याद रखना। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला भैया, शक्तिकांत दास को मिला। अब यहाँ से जो प्रश्न है उनमें पिछले वाले जो मैं टेस्ट करा चुका हूं उनके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, हमें अपना रिवीजन ही तो करना है। तो रिवीजन के उद्देश्य से मैंने पिछले प्रश्न डाल दिए, बहुत ज्यादा नए प्रश्न बनाने की कोशिश यहाँ से मैंने नहीं की है। वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट कितनी है, देखो वर्तमान में आरबीआई की जो रेपो रेट है आपको याद रखना है 6.5% है। कितनी है, 6.5% है। और आगे बढ़ते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब से शुरू की गई, तो तारीख तो याद है 2019 से शुरू की गई, फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 की तारीख याद रख लेना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। देखो पिछला जो आप सब लोगों ने मुझसे छठी यूनिट पढ़ी है, 100% मुझे कंफर्म है आप सब लोगों ने पढ़ी है, उसमें 2 चीजें अपडेट करनी है। क्या करनी है, 2 चीजें अपडेट करनी है। एक तो जीआई टैग अपडेट करने हैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तब जीआई टैग की संख्या और किन किन राज्यों को मिला उसकी संख्या अलग थी, तो जीआई टैग आपको अपडेट करने हैं। और एक बौद्धिक संपदा वाला जो है, बौद्धिक संपदा वाला जो चैप्टर है उसका भी नया रिपोर्ट आ चुका है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको 2 चीजें अपडेट करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही करेंगे, ऐसे 2 प्रश्न आप 2 चैप्टर आप मन से थोड़े से अपडेट कर लेना जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैं जब आपको करंट अफेयर्स अभी 2-4 दिन में एक बार पढ़ाऊंगा रिवीजन फॉर्मेट में, याद कराने के फॉर्मेट में, तो वहां ये दोनों चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो 90वें प्रश्न का उत्तर आप कीजिएगा कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा राज्य या सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है। पहले इसका आंसर मैंने कुछ और कराया था, अब क्योंकि आंसर बदल चुका है अपडेट करना है आपको, तो फटाफट आप लोग, मैं कर दूंगा तो आप लोग उस रिपोर्ट को पढ़ोगे नहीं।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर कहां पर है भैया? इंदौर में है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान वैसे तो 42वां है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर करूंगा नहीं, आप लोग खुद आंसर करेंगे। दोनों क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा और जीआई टैग, दोनों रिपोर्ट्स अपडेट हो चुकी है। जो मेरा नोट्स जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज से 3 महीने पहले पढ़ा दिया था, एग्जाम पास में थी तब, फिर एग्जाम का टाइम बढ़ गया। एग्जाम का टाइम बढ़ने से ये 2 रिपोर्ट्स नए आ चुके हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में अपडेशन नहीं है, आप लोड मत लीजिएगा उसका। भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को कब लागू किया गया था? देखो, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? आप सबको याद होना चाहिए कि 2016 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 12 मई 2016 को। और आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का सदस्य हम कब बने? भारत कब बना? 1975 में बना। और अगर स्थापना पूछी जाती तो आंसर हो जाता 1967। और आगे बढ़ते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना कितनी श्रेणी में डिवाइड है? तो 3 श्रेणी में डिवाइड है, ये भी याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का कौन सा संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया? याद रखना, इंदौर में 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। और आगे बढ़ते हैं, स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? लगभग 70% वृद्धि हुई है। राउंड फिगर में 70% कहा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में भुगतान बैंकों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में भुगतान बैंकों की संख्या वर्तमान में 3 है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश मिशन अमृत सरोवर क्रियान्वयन में कौन सा स्थान है भैया? अमृत सरोवर है ना, अमृतों के सरोवर में, अमृत में हम मध्य प्रदेश पहले पे नहीं आते हैं, दूसरे पे आते हैं। अमृत में याद रखना, दूसरे नंबर पे आते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। और आगे बढ़ते हैं, लोह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चिंता मत करो, ये लोहे और इन सब का जो नंबरिंग वंबरिंग है ये सब मैं याद कराने वाला हूं आपको। तो लोह उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। लोहा हमारा 5वें स्थान पर आता है। तो एक दिन मैं आपको एक टेबल के रूप में अभी जो अपडेट है 2023-24 का आंकड़ा वो आपको याद करा दूंगा। 2 तरीके से याद करना रहेगा इसको, एक तो हमारे मध्य प्रदेश का, एक भारत का, और एक फिर अनुमानित वाला। एक तो जो हमारे बजट इसमें इकोनॉमिक सर्वे में आता है वो, और दूसरा हम जो अनुमानित होता है वो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एसडीआई इंडेक्स 1993 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना, ये 2023-24 पूछा हुआ है। 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान 134वां है, 134वें स्थान पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो गोंड को किया है, भिल्ली को किया है, कोरकू को किया है, भरनोटी को नहीं किया है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद का गठन जो है वो 2022-23 में किया गया, चुनाव से थोड़ा सा पहले ही किया गया था, 2022-23, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो रीवा में खोला गया। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है? अब यहाँ क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ लेना, आवासीय पूछा है, आवासीय। अगर आवासीय नहीं जोड़ा होता तो कुछ और आंसर हो जाता। आवासीय में आंसर याद रखना, आवास में बहुत डंडे पड़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजिकल साइंटिफिक लैब कहाँ खोली गई भाई? याद रखना, साइकोलॉजिकल साइंटिफिक लैब जो है भोपाल में खोली गई। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी कहाँ खोली गई? सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी जो है वो भोपाल में खोली गई। और आगे बढ़ते हैं, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मेंस क्रिस्प की स्थापना कब की गई भैया? तो क्रिस्प की स्थापना 1997 में हो चुकी थी हमारे यहाँ। कब हो चुकी थी? 1997 में, 1997 में। और आगे बढ़ते हैं, भारत में सतत विकास लक्ष्य के जनक कौन है? स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में सतत विकास के जनक। हरित क्रांति इन्हीं ने लाई थी। मध्य प्रदेश में 2020-21 की तुलना में 22-23 में फसल उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई? आपको याद रखना है, फसल उत्पादन में हमने 4% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी? 4.16 आंसर होगा इसका, 4.16% वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना, सर्वाधिक मसाले हमारे यहाँ बुरहानपुर में होते हैं। एक विवादित प्रश्न रहा है कि मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान है, आगे बता दूंगा आपको। नूरजहां किसकी किस्म है? नूरजहां आम की किस्म है। किसकी किस्म है? आम की किस्म है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना कब शुरू की गई थी? तो देखो, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना कब शुरू की गई? 2011 में शुरू की गई। एक एक मसाले को उत्पादित करना है, एक एक मसाले का विस्तार एक एक व्यक्ति तक करना है, तो 2011 में आ गई। और आगे बढ़ते हैं,
पीएम माइक्रो फूड अपग्रेडेशन योजना, माइक्रो फूड है ना, छोटे छोटे फूड, माइक्रो फूड अपग्रेडेशन योजना, तो 2020 में। तो 2020 का जो पार्ले जी बिस्किट आता है वो माइक्रो है, छोटी छोटी सी चीज है। 2020 बिस्किट है ना, छोटे छोटे मेज है। 2020-21 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे उत्पादन, जो जितने मुंह में दांत उतने अंडे उत्पादन होते हैं, प्रति व्यक्ति 32 अंडे उत्पादित होते हैं। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास में आप याद रखेंगे 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है हमारा? 7वां स्थान है औद्योगिक विकास में। और आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? देखो, स्टार्टअप नीति हम लाए थे 2022 में। कब लाए थे? 2022, याद रख लेना। स्टार्ट करे तो स्टार्ट तो कर लिया, अप करना है ना उसे, तो स्टार्ट अप में कितने शब्द हैं? दो दो, तो दो दो बार अप करो, याद रखो, उसे बार बार ऊपर ले जाओ। 2022-21 की तुलना में 22 में मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? याद रखना 122% वृद्धि हुई धार्मिक पर्यटन में। मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की शुरुआत कब हुई थी? देखो, मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है वो 2022 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2022 में। अब ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आने लगे हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? अक्षय ऊर्जा का योगदान है 34.1%। कितना है? 34.1%। और आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने आधार स्तंभ है? तो 4 आधार स्तंभ है। बार बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मिशन जनगण का उद्देश्य क्या है? नागरिक सेवाएं पहुंचाना या नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना। अगला, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया? तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होता है ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। आगे बढ़ो, बांस मिशन को किस विभाग में स्थानांतरित कर दिया? बांस पहले पेड़ की श्रेणी में था, अब घास की श्रेणी में, इसलिए इसको वन विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस राज्य में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आते हैं, विश्व में सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व में किस कन्वेंशन में इनकी जो महत्व है उसको स्वीकार किया गया था? आप याद रखेंगे, सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन में इसकी महत्व को स्वीकार किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, वीपो का पूर्व फ्रेंच नाम क्या है? बिरपी है। वीपो का पूर्व फ्रेंच नाम क्या है? बिरपी। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हमने पुराने टेस्ट में से ही निकाल लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो आप पुराने टेस्ट के क्वेश्चन यहीं पे रिवाइज आपके हो रहे हैं। अगला, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा, बुद्धि की संपदा है ना, तो बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाएगा? आप सबको पता है, 2-4 लोग मनाते हैं बौद्धिक संपदा, बाकी सब में तो अक्कल ही नहीं होती। तो 2-4-6 याद कर लेना, 2-4-6, तो 2-4-6 26 अप्रैल याद हो जाएगा, इससे ये तारीख याद रख लेनी है। 2-4-6 लोग से ज्यादा नहीं मनाते। श्री पद्धति उत्पादित करती है किसकी? चावल की खेती से संबंधित है श्री पद्धति। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब लाया गया था? 1937 में लाया गया था। अगला, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है भैया? जल्दी से बताओ। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आरबीआई को। किसे जाना जाता है? आरबीआई को। और आगे बढ़ते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसकी पुस्तक है? बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है मध्य प्रदेश में। और आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। और अगर यही पूछ लेते कि प्राइवेट क्षेत्र का कौन सा है, तो फिर आंसर आईसीआईसीआई जाता। मध्य प्रदेश में देश के कुल सड़क नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा है? भैया सड़क नेटवर्क का हिस्सा पूछा जा रहा है। सड़क नेटवर्क का हिस्सा कितना है हमारे यहाँ? 6.6%। कितना है? 6.6%। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? आपको याद रखना है, रेलवे ट्रैक की लंबाई थोड़ी सी क्लोजली दे रखी है, तो 51-50 याद रख लेना। कितना है? 51-50 किलोमीटर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही? फसल क्षेत्र माने हमारा जो क्षेत्रफल है फसल उत्पादन करने का, उसमें कितनी % वृद्धि रही? तो याद रखना है 4, 5 और 6। तो 4, 5 आगे लिख दो, 6 पीछे लिख दो, तो 5.46% बन जाएगा। ये फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि रही। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भाई पहले ये नंबर 3 था पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में, और बाद में रिपोर्ट अपडेट हुई तो 3 से 1 हो गए हैं हमारा, याद रख लेना, इसको अपडेट करना है। मैं ऐसे जितने भी स्थान है वो एक छोटे से कोड बना करके आपको रटवा दूंगा, टेंशन मत लो, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं जिंदा हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपका ये वाला क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश 2021 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में कितना प्रति ग्राम करता है? तो 591 प्रति ग्राम प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है।
बायोमास ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भैया? तो बायोमास का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में कौन से नंबर पे होता है? आपको याद रखना है, बायोमास के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। इस वाले क्वेश्चन में गलती ना हो। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश का संपूर्ण ऊर्जा क्षमता कितना है? 28,000 मेगावाट है। कितनी है? 28,000 मेगावाट। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा के मामले नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति मामले में कौन से स्थान पर कौन सा स्थान रखता है? तो अगर नवीकरणीय ऊर्जा पूछी जाती है तो आपको याद रखना 8वें स्थान पर आते हैं हम। केवल नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर। आगे, खाद्यान्न उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? खाद्यान्न उत्पादन में भैया हम दूसरे नंबर पे आते हैं। कौन सा नंबर पे आते हैं? दूसरे। तो कैसे याद रखोगे कि दूसरे स्थान पर? तो मध्य प्रदेश के लोग कहते रहते हैं खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाने में हम दो। आगे बढ़ जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लहसुन के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? देखो भैया, लहसुन उत्पादन में हमारा थोड़ा विशिष्ट स्थान है, मतलब लहसुन हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादित होता है। तो याद रखना, लहसुन जो है वो प्रथम स्थान रखता है हमारे मध्य प्रदेश उत्पादन में। खनिज संपदा उत्पादन की दृष्टि से भारत में खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो खनिजों के टोटल खनिज की बात अगर की जाए तो फिर थोड़ा पीछे चले आते हैं हम। 8वां स्थान है हमारा। कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन में हमारा 8वां स्थान है। ऐसे प्रश्न में एक बार कोड बना करके आपको याद करा दूंगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभों में कौन सा एक शामिल नहीं है? देखो, आत्मनिर्भर में सुशासन है, रोजगार है, स्वास्थ्य शिक्षा है, बुनियादी ढांचा नहीं है, अर्थव्यवस्था वाला पॉइंट है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति कब लाई गई थी? 2022 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2022 में स्टार्टअप नीति लाई गई थी। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई। कार्यक्रम लागू करने वाला देश मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है? तो आपको याद होना चाहिए, ये हमारा मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य है आकांक्षी योजना लागू करने वाला। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है? निर्माण है, विनिर्माण है, लघु उद्योग है, परिवहन उसमें शामिल नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं। देश पे आवास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। तो आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? आवास सबसे ज्यादा लोग कहाँ करते हैं? लोग दिल्ली में जाकर करते हैं। बहुत दिल्ली में बसाहट बढ़ गई है, बहुत जनसंख्या बढ़ गई। 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान? अब देखो, यहाँ नेशनल है, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, नेशनल हाईवेज पूछा है। तो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है उसके मामले में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान आता है। इसमें गलती ना हो, अगर रोड की लंबाई पूछता तो अलग स्थान हो जाता, 5वां हो जाता। SBI 2004 द्वारा देश का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ लाया गया था? आपको याद होना चाहिए, देश का पहला तैरता हुआ ATM कोच्चि में बनाया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? LIC का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? मुंबई में स्थापित किया गया है LIC का मुख्यालय। आगे बढ़ना। हाल ही में RBI द्वारा 2000 के नोटों का संचालन बंद कर दिया गया। कौन सी तारीख है? 30 सितंबर 2023 की तारीख को बंद कर दिया गया था। देश की राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है, राजकोषीय नीति जो है वो किसके द्वारा? वित्तीय नीति अगर पूछी जाएगी तो आंसर अलग होगा, राजकोषीय नीति अगर पूछी जाएगी तो आंसर अलग होगा, मौद्रिक नीति पूछी जाएगी तो आंसर अलग होगा। तो जब राजकोष की बात होती है तो वो तो भारत सरकार के पास में होता है, तो भारत सरकार आ जाएगा। G20 देश का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में कहाँ आयोजित किया गया था? वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? वाशिंगटन DC में। और आगे बढ़ते हैं। 2025 में G20 समूह की सदस्यता कौन लेगा? देखो, G20 की जो अध्यक्षता है वो अभी 23-24 में किसने की? 23 में किसने की? वो हमने की, इंडिया ने की। फिर 2024 में कौन करेगा? वो ब्राजील करेगा। I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील। और 2025 में कौन करेगा? अफ्रीकी संघ करेगा, जो कि अभी हमारे देश में आकर के इसका सदस्य बना। तो अफ्रीकी संघ 2025 में इसकी अध्यक्षता करेगा। और आगे बढ़ते हैं। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ नीरज कुमार समिति बनाई गई थी, NK गुप्ता समिति, NK समिति बनाई गई थी। SIDBI की स्थापना कब की गई? SIDBI की स्थापना 1990 में की गई थी, याद रखना, 1990। और आगे बढ़ते हैं। भारत में लीड बैंक योजना कब लाई गई थी? लीड बैंक योजना 1969 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 69 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया था 2002 में। कब बनाया गया था? 2002 में।
आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है? आपको याद रखना, पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। पंतनगर हरियाणा पड़ता है। मध्य प्रदेश का पहला जीआई चंदेरी साड़ी को मिला था, और ये कब मिला था? आपको याद रखना है, पहला जो जीआई टैग मिला वो हमारे यहाँ चंदेरी की साड़ी को मिला, और 2005 में मिला था। चंदेरी की साड़ी 5 रुपए की मिलती है, ऐसे जोड़ लो। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया? औद्योगिक अनुसंधान पार्क है ना, तो औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? हम इंदौर को कहते हैं। औद्योगिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर है, तो औद्योगिक अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में होगा। ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना गोविंदपुर भोपाल में की गई। इसमें किसकी सहायता ली गई? तो एक तो आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर इसमें टेक्निकल सहायता दे रहा है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें आर्थिक सहायता दे रहा है। तो सिंगापुर भी सही है और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सही है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति कब लागू की गई? देखो, एमएसएमई की जो विकास नीति है वो हमें याद रखनी है, कब लागू की गई? 2021 में लागू, 2020-21 में लागू की गई। इसका अपडेटेड वर्जन हमें याद रखना है। 2021-22 में नहीं आ चुकी, लेकिन क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पुराने प्रश्न है, इसलिए 2017 आंसर होगा। क्योंकि अभी की जो नीति है उसका वो लागू होना है, वास्तविक रूप में हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट, उसमें संशोधित किया गया है, इसलिए 2017 ही आप आंसर करेंगे। राज्य में अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ खोला गया भैया? अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया है हमारे इसी शहर में जिसमें मैं रहता हूँ, इंदौर में। इंदौर में खोला गया अष्टांग आयुर्वेद। पंख अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। और आगे बढ़ते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शाजापुर सजा किसे मिलती है? जो प्याज काटता है ना उसको सजा मिलती है। तो प्याज काटने वाले की आंखों से आंसू आने लगते हैं, सजा मिल गई उसको। और आगे बढ़ते हैं, 1 जुलाई 2000 1 जुलाई 1 जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 60% 40% है। 60:40 हो जाएगा आंसर। मध्य प्रदेश के सीएम राइस स्कूल योजना के तहत कितने स्कूलों का संचालन किया जा चुका है? कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको संचालित हम कर ही चुके हैं, मतलब उनका अभी क्रियान्वयन जारी नहीं है, क्रियान्वयन होना चालू हो चुका है, पढ़ाई होना चालू हो गई, तो वो याद रखना 274 है। भारत सरकार द्वारा 2024 में अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा था? तो पहले 5 ट्रिलियन था, बाद में संशोधित करके हमने 7 ट्रिलियन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति नहीं है? देखो, गिग इकोनॉमी है, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि है, सेवा क्षेत्र का विस्तार है, कृषि क्षेत्र विस्तार नहीं है, कम होते जा रहा है। तो ये उल्टा हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2022-23 में कितनी रही? हमारे यहाँ कृषि विकास दर कितनी है भैया? देखो, कृषि की विकास दर 2023 में सबसे ज्यादा, याद रखना, कृषि विकास दर देने वाला सबसे ज्यादा वाला कौन सा राज्य है? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जो है कृषि के विकास के मामले में कृषि कर्मण्य अवार्ड लेते जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? आप सबको पता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे यहाँ 3 बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। अब इनकी संख्या और कम हो गई है, तो आंसर 2 होना चाहिए। हमारे यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 2 है। और आगे बढ़ो, 2022-23 में सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था? 40% से ज्यादा था, हमें याद रखना है। 40% के आसपास हमारा सकल घरेलू उत्पादन में योगदान था। और आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना कब लागू की गई? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना जो है आपको याद होना चाहिए 12 नवंबर 2020 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2020 को। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश थी? तो अगर 22 में हुआ तो 66वां जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था 1 नवंबर 2021 वाला, वो इसकी मूल थीम होगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? हमारे मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है, याद रखना, और सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु भी दवा उत्पाद ही है। और आगे बढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। और आगे बढ़ते हैं, प्रतापपुरा नामक औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? प्रतापपुरा भी नए जिला बना है, निवाड़ी, वहां पर है। प्रतापपुरा किस जिले में पड़ता है? निवाड़ी में पड़ता है। तो ये बता दूं आपको, जितने भी नए जिले बने हैं सबके औद्योगिक क्षेत्र याद रखने, वो मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मूल रूप से कितने स्तंभों पर टिका हुआ है? 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप किस विकास संस्थान द्वारा तैयार किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग कब मिला? 2018 में मिला। कब मिला? 2018 को कड़क हो गया था ये।
नारंगी एक जिला एक उत्पाद क्या नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा है ना, तो छिंदवाड़ा का भी है, आगरमालवा का भी है, नीमच का नहीं है, याद रख लेना। नीमच जो है उसका तो धनिया है। लाडो अभियान का संबंध जो है वो बाल विवाह से, किससे है? लाडो अभियान संबंधित बाल विवाह से। चिन्नौर चावल जो है वो कहाँ का है? बालाघाट का है। चिन्नौर चावल कहाँ का है? बालाघाट का। एक जिला एक उत्पाद है। मध्य प्रदेश में कुल कितने सीएम राइज स्कूल है? कितने सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं? अगर खोले जाने की बात की जाए तो 9,200, और चालू कितने हैं? तो 274 आंसर हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। और आगे बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो आपको यह बता दिया। मौद्रिक नीति की बात होगी तो मुद्रा की बात हो गई तो फिर आरबीआई आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आरबीआई। सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग में अधिकतम कितना जुर्माना लगाने की शक्ति है? 25 करोड़ रुपए तक का। और आगे बढ़ते हैं। भुगतान बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? देखो, भुगतान बैंकों की जो स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है वो मोर समिति की, नचिकेता मोर समिति की सिफारिश पर की गई। पूरे भारत में नचिकेता मोर समिति की सिफारिश इंप्लीमेंट है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब लागू की गई पूछेगा तो आंसर 69 होगा, और कब लाई गई तो 1967 आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कब हुआ? तो 2017 में किया गया था एसबीआई में विलय। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति? तो न्यूनतम कोष पद्धति 1957 में अपना ली थी हमने, तब से यही लागू है। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय में कुल क्षेत्रीय कार्यालय की कुल संख्या कितनी है? क्षेत्रीय कार्यालय पूछा है भैया, क्षेत्रीय कार्यालय आंसर होगा 29 है हमारे यहाँ। कितने हैं? 29। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 कब लागू की गई? याद रखना है 1 अप्रैल 2023 से 1 जनवरी 2023, इसका आंसर मत करके आ जाना। और आगे बढ़ते हैं। अंतरदृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? अंतरदृष्टि कौन रखता है भैया? अंतरदृष्टि रखती है, आप सबको पता होना चाहिए, आरबीआई। कौन रखता है? आरबीआई। और आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो 6.5 से 7% था, तो 7% के आसपास हमारा जीडीपी अनुमान रहा। 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने बजट अनुमानित है? आपको याद रखना है 2.47 हजार करोड़ रुपए का अनुमानित था, जो बनाया गया 2.93 के आसपास। एफडीआई आकर्षित करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखो, एफडीआई हमारे यहाँ हुआ कितना, टोटल नंबर्स वो याद होने चाहिए। तो एफडीआई में हमारा जो है 1560 करोड़ रुपए हम लेकर आए, 13वां स्थान हमने प्राप्त किया। और आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश की विकास दर 2023-24 में प्रचलित भाव पर कितनी रही? विकास दर की बात हो रही है और वो भी प्रचलित भाव पर। देखो, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रचलित भाव, तो आप याद रखना प्रचलित भाव ज्यादा होता है, स्थिर कीमत कम होती है, तो 16.5% इसका आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 2023-24 में भारत की जीडीपी का आकार कितना है? तो भारत की जीडीपी का 23-24 में आकार 3.7 ट्रिलियन पहुंच गया था। हमें इसको 60 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान सिक्किम का है, और हमारा कौन सा स्थान है? याद रखना, हम 25वें स्थान पर आते हैं। आखिरी कौन सा है? बिहार का है। और आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश की वर्ष 2023 में 22-23 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी रही? तो जब प्रचलित कीमत पूछी जाती है तो ज्यादा होगी, 1,40,000, और उधर 65,000 के आसपास। स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023-24 कहाँ किया आयोजित किया गया? 2023 इंदौर में आयोजित हुआ, और यहीं पर इंदौर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय। और अगर यहाँ पे ग्रामीण विकास पूछा जाता तो हमारा स्थान फिर प्रथम हो जाता है, हमारा स्थान फिर फर्स्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भैया? आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद पूछा गया है। शिक्षा परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है? शिक्षा मंत्री। कौन होता है? शिक्षा मंत्री। याद रख लेना, पिछले जो शिक्षा मंत्री है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हमारे मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में बौद्धिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना, ये जो हमारे सिलेबस में नए चैप्टर जोड़े गए ना, उनका अध्ययन यहीं पर होगा। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? उज्जैन में की गई है, और उज्जैन के आसपास ही मैं भी रहता हूँ, इंदौर में। मिराई प्रोजेक्ट, ये जापानी भाषा सिखाने के लिए हमने नीमच में लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया था? नीमच में। मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 14-15 है। और अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र पूछ ले तो आपको याद होता 2010-11 इसका आंसर हो जाता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव दर कितनी है? आपको याद रखना है 90.7%, और भारत की हमसे कम है, उनकी 88.6% है, मतलब भारत की कम, मध्य प्रदेश की ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत कितने आयुष ग्रामों की स्थापना की जा रही है?
तो आयुष ग्राम होता क्या भैया, जहां आयुष गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए वो आयुष ग्राम होता है। तो आयुष ग्राम जो है हमारे यहाँ कितने खोले जाएंगे, केवल 75। यहाँ 250 मत करना है ना, टोटल 250 खोलने, लेकिन अभी केवल इसका ही हुआ है। मध्य प्रदेश में आई बैंक कितने खोले जा रहे हैं, तो 14 वर्ष के बच्चे की आंख खुल जाती है क्योंकि वो बच्चा रहता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देश का पहला मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है वो भोपाल में खोला जा रहा है। को खोला जा रहा है भोपाल में। यू विन पोर्टल का संबंध या एप्लीकेशन का संबंध किससे है, टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, टीकाकरण से। और यहाँ अगर कोविन हो जाता तो कोविड टीकाकरण हो जाता। मध्य प्रदेश के किस जिले में नशा मुक्ति हेतु उत्कृष्ट अवार्ड मिला, तो जबलपुर को नशा मुक्ति हेतु उत्कृष्ट अवार्ड मिला था, याद रखना। नीति कार्यक्रम का संबंध एनीमिया से है। किससे है, एनीमिया से संबंधित है। और आगे बढ़ो, सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो हमारे उसमें हमारा 4 को तोड़ लो, 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 और 2 आएगा, तो फिर 22 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नवाचार नीति कब लागू की गई, नए अचार बनते हैं तो हम 2-4 तो खाई जाते हैं, तो 2022 में आते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर जिले का क्या है, छतरपुर जिले का लकड़ी का फर्नीचर। क्या है, लकड़ी के फर्नीचर को छत पर रख दो। और आगे आओ, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये पिछली बार हमने गलती से गलत बता दिया था। अब जब मैं पिछली बार इसके क्वेश्चंस करवा रहा था तो हमने इसका आंसर दिल्ली बताया था, तो दिल्ली उसका आंसर है नहीं, आपको याद रखना है, रिप्लेस कर लेना अगर गलती से अभी तक भी नहीं किया है तो। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन नगरोदय का संबंध किससे है, मिशन नगरोदय क्या होता है भैया, स्मार्ट सिटी से संबंधित है। किससे है ये, नगर का उदय अर्थात स्मार्ट सिटीज का बनाया जाना। राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, सुशासन सूचकांक में हमारा कौन सा स्थान है भैया, पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी जो केंद्र होते हैं वो कहां पर खोले जाते हैं, वो ब्लॉक स्तर पर खोले जाते हैं। कहां खोले जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर। कृषि उपकरणों में एक जिला एक उत्पाद जो है विदिशा का है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई, याद रखना, पोषण महोत्सव योजना। पोषण महोत्सव योजना क्या है भैया, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोषण, तो हमें कितना, 20-20, बस करो, पोषण बहुत मिल गया, बस करो, बस लिखते हैं ना, बस बोलते हैं ना, हमें कोई ज्यादा खाना देता है तो बस से 20-20 कर लो, तो 20-20 मतलब 20-20। मध्य प्रदेश इक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की गई, तो देखो इक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में आई, 17 से इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, उसके तहत उद्योग खुले गए। फिर 2016 आंसर याद रखना। बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, बॉक्साइट के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, बक्से में 6 बॉल रखी हुई है। कितनी रखी हुई है, 6, छठवां स्थान है। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी रही, अब देखो ये कृषि विकास दर तो पूछ के, लेकिन 2020-21 की पूछ लिए, तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हमें याद रहे थोड़ी सी ज्यादा थी, अभी 16% के आसपास है, फिर 18% के आसपास थी, 18.19 या 18-19%। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, तो पर्यटन और मनोरंजन जो है वो इसके 4 रोड मैप में शामिल नहीं है, बाकी तीनों तो शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजे 4 से संबंधित है, एसडीजे 4 से संबंधित कौन सा है भैया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। कौन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एसडीजे 4, 22वां स्थान मध्य प्रदेश का। नीति आयोग के तहत ने कौन से वर्ष में पहला एसडीजे इंडिया इंडेक्स जारी किया था, एसडीजे इंडिया इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था, 2018 में जारी किया गया था। और आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर फूड कहलाता है, तो मोटे अनाज को हम क्या कहते हैं, सुपर फूड। और आगे बढ़ो, नवाचार सुधारों और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, तो नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी, हमें याद रखना है। नॉलेज कॉर्पोरेशन जो 2021 के दिसंबर में बनाया गया था, लगभग 2022 जनवरी भी शुरू हो गया था, लेकिन 2021 दिसंबर ही याद रखना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अंतर्गत परिचय पोर्टल का संबंध मिशन जनगण से है। किससे, परिचय कराने का मिशन जनगण से संबंधित है परिचय पोर्टल। और आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों का मानव अधिकारों से उल्लेख जो है वो आर्टिकल 27 में पड़ता है। कौन से में पड़ता है, आर्टिकल 27 में पड़ता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपको याद रहे 24 फरवरी 2019, ये तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटी लेना है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है उसके तहत कितने जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको याद रखना 18 व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? डॉक्टर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। आगे बढ़ते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1964 को। आगे बढ़ो, उद्यम अभिलाषा नाम का जो पोर्टल है वो कौन लाया है? उद्यम अभिलाषा सिडबी लाई है। कौन लाई है? सिडबी। किसके द्वारा लाया गया? ये सिडबी के द्वारा लाया गया, ये याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सा है? सबसे बड़ा बीमा कंपनी एलआईसी है, और कोई सा हो ही नहीं सकता है। एलआईसी के अलावा अभी हमने और कुछ शब्द नहीं जोड़ा। बफर में सफर योजना किसके लिए है? तो भौतिक अधोसंरचना के निर्माण के लिए है। किसके संबंधित है? भौतिक अधोसंरचना निर्माण से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात जिला जो है वो सीहोर में है। कौन से जिले में है? सीहोर में है न्यूनतम लिंगानुपात। ये याद रख लेना, गड़बड़ी ना हो यहाँ, भिंड मुरैना पे मत जाना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं में एनीमिया सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो एनीमिया पाया जाता है वो भिंड जिले में पाया जाता है। कुपोषण की शिकार है भिंड जिले में। मेरा बच्चा मेरा अभियान क्या है? मेरा बच्चा मेरा अभियान दतिया से शुरू किया। कहां से शुरू किया गया था? दतिया से। मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय बनाया जा रहा है? याद रख लेना, केशव हेडगेवार संग्रहालय जो बालाघाट में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बालाघाट में। और आगे बढ़ते हैं, वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ कहाँ बनाई जा रही है? मऊ का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शोध संस्थान है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शहद उत्पादन के लिए? तो शहद उत्पादन के लिए मुरैना फेमस है, उत्तर में है ना। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मंडी हम्माल तालाब योजना कब शुरू की गई? तो मंडी में जो हम्माल होते हैं उनकी सहायता के लिए मंडी हम्माल तालाब योजना जो है वो 2008 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2008 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई उद्योग विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। कब की गई थी? एमएसएमई विभाग की स्थापना 2016 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन से 2 जिले निर्यात उत्कृष्ट शहर आते हैं बनाते हैं? तो इंदौर देवास जो है निर्यात उत्कृष्ट शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में रेलवे जोन मध्य प्रदेश कौन सा वाला स्थित है? मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी रेलवे जोन जो है वो स्थित है। मध्य प्रदेश में पंख अभियान 3 बार आ चुका है प्रश्न, आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या कितनी है भैया? 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया भैया? तो ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश का पहला ग्वालियर में खोला गया है। दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर आरबीआई द्वारा कौन सा सॉल्यूशन लाया गया? ई कुबेर के नाम से एक सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लाया गया है। वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत पर्यटन किसका है? नर्मदापुरम जिले का एक प्रोडक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है? आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है रेपो रेट पर। कौन सी दर पर? रेपो रेट पर। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई गई है? आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और भारत में प्रतिगामी कर प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी कर प्रणाली? प्रतिगामी। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 1964 में जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। और आगे बढ़ते हैं, एंट्रीपोर्ट व्यापार का संबंध किससे है भैया? तो निर्यात व्यापार को कहते हैं एंट्रोपोर्ट या एंट्रीपोर्ट, याद रख लेना। निम्नलिखित में से ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? साग सब्जी उगाने से ट्रक फार्मिंग संबंधित है। मैं क्वेश्चन कराते कराते थक गया हूं, इसलिए इस सीरीज में यहीं समाप्त करते हैं भैया। आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप अपने रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने आपको एमसीक्यू लगाने का कहा है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते करते थक जाएं तब आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यू दिन भर मत लगाइए, ना मेरे ना किसी और कोचिंग के। हमें रिवीजन पर फोकस करना है। जितना रिवीजन होगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस सीरीज से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।